हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन में ये जो सीरीज है, हम लोग झारखंड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और झारखंड हिस्ट्री में हम लोगों ने स्टार्ट किया था झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। और झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश में झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा झारखंड का जो मुंडा राज है, इसके बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा झारखंड का जो नागवंश है, इसके बारे में। तो ये दोनों टॉपिक खत्म हो गया है। ओके, अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा। लेकिन इसके पहले, नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि इन दोनों को एक बार रिवाइज करवा दूं। ओके, तो रिवीजन होने से ये होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे राजाओं के बारे में बताया गया था, बहुत सारे फैक्ट्स बताए गए थे। हालांकि कहानियों के साथ इन सब चीज़ों को बताया गया है, आप समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी एक रिवीजन यहाँ पर होना चाहिए ताकि आगे की चीज़ों को आप जोड़ पाएं। ओके, तो आज का जो क्लास है, हम लोग इन दोनों पॉइंट को जो है रिवाइज करेंगे, मतलब मुंडा राज और नागवंश राज। ठीक है, और इसके बाद हम लोग नए राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड के जो बाकी टॉपिक चल रहे हैं, जैसे कि झारखंड का जो योजना है और 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, उसमें देखिए, उसमें जेपीएससी जेएसएससी के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो जेएसएससी के क्वेश्चंस, अगर जैसे कि दरोगा वाला सेट है, तो उसमें क्या है, बहुत सारे एग्जामिनेशन हुए थे। तो कुछ सेट में क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो इजी लेवल के मिलेंगे, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पे नहीं जाना है, एक्सप्लेनेशन पे जाना है। ओके, तो यहाँ पर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मुंडा राज और नागवंश का जो रिवीजन है, ताकि आप सभी चीज़ों को आसानी से फिर से रिकॉल कर पाएँ। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह से झारखंड के क्षेत्र में मुंडा का प्रवेश होता है। ओके, मुंडा का प्रवेश होता है। मैंने बताया था कि जो झारखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर असुर जो है बहुत पहले से रह रहे थे। वैदिक काल से यहाँ पर रह रहे थे। मुंडाओं का यहाँ प्रवेश होता है, और फिर मुंडाओं के साथ संघर्ष के बाद जो है, यहाँ पर मुंडा राज की स्थापना होती है। तो जो पहले नेता होते हैं मुंडा के, वो कौन होते हैं? वो होते हैं ऋषा मुंडा। और इनके गाइडेंस पे जो है, जो पहले शासक बनते हैं, वो होते हैं सूतिया पाहन। ओके, तो ये जो है, ये पहले शासक बनते हैं और एक नए राज्य की स्थापना की जाती है। उस राज्य का नाम क्या होता है? क्या रखा जाता है इसका नाम? सूतिया नागखंड। ओके, अगर आपने पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो बहुत सारी चीज को आप समझ नहीं पाएंगे। और जिन लोगों ने देख रखा है, तो उनको ये बहुत ही बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कौन सा नाम क्यों रखा गया है, कैसे कैसे कौन सारी चीजें हो रही हैं। ओके, तो जिन लोगों ने देख लिया है, उसके लिए ये लेक्चर आप उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। ओके, तो सूतिया नागखंड, इसकी स्थापना की गई। और ये जो है, देखिए, पहले शासक कौन थे? सूतिया पाहन। ओके, तो ये जो राज्य बना सूतिया नागखंड, इसको 7 गढ़ में डिवाइड किया गया। 7 गढ़ में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा था? लोहागढ़ था, उसके बाद पालुनगढ़ था, हजारीबाग हो गया, हजारीबाग के बाद सिंहगढ़ था, सिंहगढ़ सिंहभूम हो गया, फिर मानगढ़ हो गया, गुजगढ़ हो गया, और केसलगढ़ हो गया। तो ये 7 गढ़ जो है, इस 7 गढ़ में इस क्षेत्र को डिवाइड किया गया, और फिर इन 7 गढ़ों को 21 परगना में डिवाइड किया गया। ओके, उसके बाद शासन ये धीरे धीरे चलता रहा। ओके, अब क्या होता है कि मुंडा राज जो है, ये उत्तर वैदिक काल से ये स्टार्ट होता है, और कहां तक जाता है? ये जाता है मौर्योत्तर काल तक। ये मौर्योत्तर काल तक जाता है। और जो लास्ट राजा होते हैं, मुंडाओं के जो लास्ट राजा होते हैं, वो हैं मदरा मुंडा। ये है मदरा मुंडा। ओके, तो ये 4-5 पॉइंट बने, इसको याद रखना है। इसके बाद जो है, नागवंश की स्थापना हुई। कैसे हुई? मैंने बताया कि महाभारत के समय में क्या हुआ था कि परीक्षित की जो हत्या है, ये नाग जनजातियों के द्वारा कर दी गई। फिर इनके जो वंशज आए, तो इन्होंने
बदला लेना शुरू किया और नाग जनजातियों, आप कह सकते हैं कि इनका हास होने लगा, ये खत्म होने लगे। और इन्हीं में से एक पुंडरीक नाग जो है ये निकल कर कहाँ चला गया? वाराणसी चला गया। वाराणसी चला गया और वाराणसी में ब्राह्मण के यहाँ ये वेशभूषा बदल कर रहने लगते हैं। और फिर इस ब्राह्मण की बेटी जिनका नाम होता है पार्वती, इनके साथ ये विवाह करते हैं। ओके, विवाह के पश्चात पार्वती और पुंडरीक नाग और पार्वती, ये दोनों जो हैं ये जाते हैं सुतियांबे के क्षेत्र में। सुतियांबे के क्षेत्र में ये जाते नहीं है, एक्चुअली इनको जाना होता है दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर जाना होता है, सुतियांबे के रास्ते से ये होते हुए जाते हैं। तो जब सुतियांबे के पास ये पहुंचते हैं तो पार्वती जो है इनका प्रसव होता है और फिर एक बच्चे का जन्म होता है, फनी मुकुट राय। ओके, अब फनी मुकुट राय का जब जन्म होता है तो कुछ संजोग ऐसा बनता है कि इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। उस समय इस क्षेत्र के जो राजा थे उनका नाम क्या था? मदरा मुंडा। उनका नाम था मदरा मुंडा। ओके, और मदरा मुंडा फनी मुकुट राय को गोद लेते हैं और ये चूंकि लास्ट राजा हैं, इनके बाद फनी मुकुट राय उत्तराधिकारी होते हैं, ये शासक बनते हैं। तो जब फनी मुकुट राय राजा बनते हैं तो फिर नागवंश की स्थापना होती है। ओके, अब स्टार्ट होता है नागवंश। तो नागवंश की स्थापना किसने की? नागवंश की स्थापना जो है ये किया गया फनी मुकुट राय के थ्रू। ओके, तो इनको इसीलिए जो है इनको आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है, फनी मुकुट राय को। ओके, और इनका जन्म जो है ये 64 ईस्वी में हुआ। ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है। और राज्यरोहण जो है ये 84 ईस्वी में हुआ। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस क्षेत्र को 66 परगना में डिवाइड किया। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि जब फनी मुकुट राय शासक बनते हैं तो अपनी राजधानी बनाते हैं। अपनी राजधानी ये कहाँ बनाते हैं? ये बनाते हैं सुतियांबे को। ये बनाते हैं सुतियांबे। ये हो गया नागवंश की पहली राजधानी। कौन बनाता है? फनी मुकुट राय बनाता है। ओके, ये जो नागवंश का क्षेत्र था, नागवंश का क्षेत्र जो था, तो इसके पूरब में ठंड इतनी है ना कि ठीक नहीं हो पा रहा है, खांसी कुछ कुछ रह ही गया है। मैं कंबल ओढ़ कर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इतनी ठंड है। तो इसके पूरब में पंचेत राज्य था। ओके, और इसके दक्षिण से लेकर इसके पश्चिम में क्योंझर का क्षेत्र था। किसी ने कमेंट करके पूछा था कि सर क्योंझर जो है ये तो दक्षिण में उड़ीसा में पड़ता है, आपने बताया कि ये तो पश्चिम में। देखिए, अभी के क्षेत्र को आप उस समय के क्षेत्र से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, उस समय का क्षेत्र नाम कुछ और था, एरिया कुछ और था। ओके, तो कंपेयर आप नहीं कर सकते हैं। तो क्योंझर जो था ये फैला हुआ था, ठीक है। तो क्योंझर जो है ये पश्चिम में है और पंचेत ये पूरब में है। नागवंश मतलब फनी मुकुट राय का पंचेत से वैवाहिक संबंध था और इनकी मदद से क्योंझर पर ये आक्रमण करता है, क्योंझर पर ये कब्जा कर लेता है। ओके, तो ये हो गया। और उसके बाद नागवंश के जो राजा हैं फनी मुकुट राय, ये क्या करते हैं? ये इस क्षेत्र में एक सूर्य मंदिर की स्थापना करते हैं। सूर्य मंदिर की स्थापना करते हैं। सूर्य मंदिर की स्थापना करते हैं और यहाँ पर मुझे व्हाइट कलर यूज करना चाहिए ना, ठीक रहेगा। स्थापना करते हैं और यहाँ पर जिस ब्राह्मण के थ्रू इस मंदिर की पूजा पाठ करवाई जाती है, उस ब्राह्मण को बदले में जो है 2 गांव दिए जाते हैं। दक्षिण का वो ब्राह्मण होता है और उनको जो 2 गांव दिए जाते हैं वो गांव है सोरंडा और महूगांवा। ठीक है, तो ये 2 गांव जो है दिए जाते हैं। इसके बाद फनी मुकुट राय के बाद, अच्छा इस समय क्या हुआ था कि आदिवासियों का तो महत्व था ही, साथ ही साथ गैर आदिवासियों का भी महत्व था। एक एग्जाम्पल यहाँ पर मिलता है कि फनी मुकुट राय के जो दीवान थे वो गैर आदिवासी थे और उनका नाम क्या था? उनका नाम था भवराय श्रीवास्तव, ये इनका नाम था, जो कि फनी मुकुट राय के दीवान थे। फनी मुकुट राय के बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रताप राय के बारे में। प्रताप राय, तो प्रताप राय जो थे, प्रताप राय के बारे में ये आपको याद करना है कि नागवंश का जो राजधानी था क्या था? सुतियांबे। तो सुतियांबे से इन्होंने अपनी राजधानी को बदला और नई राजधानी
जिसका नाम रखा गया चूटिया। ओके, ये बनाया गया। ये हो गया पहला। क्यों किया, मैंने बताया कि समुद्रगुप्त की सेना जो है इस क्षेत्र से होकर जा रही थी, तो बीच में मतभेद होता है, फिर ये जो है असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, और यही कारण है कि सुतियांबे से ये चूटिया अपनी राजधानी जो है परिवर्तित कर लेते हैं। ओके, फिर प्रताप राय के बाद आपको ये याद रखना है मुकुंद राय। मुकुंद राय, मुकुंद राय के बारे में ये याद रखना है कि इनके समय में अंधविश्वास का काफी बोलबाला था नागवंश के क्षेत्र में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। और इन्हीं के समय एक ये घटना घटी कि नर बलि के लिए ये नाव में दो बच्चों को लेकर जा रहे थे नर बलि के लिए, तो बीच में नाव जो है डूब जाता है नदी में, और इसी के साथ मुकुंद राय की मृत्यु हो जाती है। ओके, तो ये था मुकुंद राय। मुकुंद राय के बाद जो इनके उत्तराधिकारी होते हैं उनका नाम है उदय राय, और उनके बाद जो शासक बनते हैं वो हैं कंचन राय। तो कंचन राय के बारे में पढ़ना है। कंचन राय जो हैं, कंचन राय, तो कंचन राय के समय क्या होता है कि जब ये शासक बनते हैं तो इनके कार्यकाल में 12 वर्षों का 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है। भीषण अकाल पड़ता है, सूखा। ओके, तो इस समय क्या होता है कि अब खेती की जाती थी, तो चूंकि अकाल पड़ा हुआ सूखा है तो खेती नहीं की जा सकती, तो लोग जंगलों में जाकर जानवरों का शिकार करते थे। अब स्थिति ऐसी हो गई कि ये 1-2 साल की तो बात है नहीं, तो यहाँ पर जो महिलाएं थी उनको भी यहाँ पर आगे आना पड़ा, और उनकी मदद से ये किसी तरह से 12 वर्ष कट गया। तो जब ये अकाल खत्म हुआ, 12 वर्ष तक ये अकाल चला, और जब खत्म हुआ तो 13वें वर्ष कंचन राय ने एक प्रथा स्टार्ट की जिसको बोला जाता है जनी शिकार। जनी शिकार प्रथा। ओके, कि अब महिलाएं भी जो हैं शिकार में शामिल हो सकेंगी। यही जो त्योहार है हर 12 वर्ष में मनाया जाता है, जनी शिकार। ओके, किसने स्टार्ट किया था? कंचन राय। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि इसे जो है राजा हरिश्चंद्र राय ने स्टार्ट किया था, लेकिन कंचन राय इसका सही आंसर हो जाएगा। कंचन राय के बाद पढ़ना है भीम राय। भीमकर्ण। भीमकर्ण, तो भीमकर्ण के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब ये शासक बने थे तो इनके समय में कलचुरी शासक जिनका नाम क्या होता है? लक्ष्मीकर्ण। लक्ष्मीकर्ण जो है, जो कि कलचुरी शासक हैं, ये जो है भीमकर्ण पर आक्रमण करते हैं और ये जीत नहीं पाते। भीमकर्ण जो है इसको पराजित कर देता है, और इसका जो नाम है कर्ण, इससे प्रभावित होकर अपना नाम बदलता है और अपने नाम में कर्ण जोड़ लेता है। तब से ये भीमकर्ण, मतलब अब जो शासक हम लोग पढ़ेंगे उसमें कर्ण की उपाधि देखेंगे। इनके बारे में एक और याद रखना है, बरवा की लड़ाई। बरवा की लड़ाई, तो ये जो है बरवा की लड़ाई, ये भीमकर्ण और रक्सेल में हुआ था। ओके, तो रक्सेलों को भी भीमकर्ण ने पराजित किया और काफी लूटपाट की गई उनके साथ। और हुआ ये कि उनसे जो है एक वासुदेव की मूर्ति ये प्राप्त करते हैं। ओके, इन्होंने भीम सागर, भीम सागर का भी निर्माण किया था। किसने? भीमकर्ण ने। ओके, तो ये था भीमकर्ण। अब भीमकर्ण के समय क्या होता है कि इस समय तुर्कों का आक्रमण स्टार्ट हो जाता है भारत के क्षेत्र में। साथ ही साथ तुर्कों के कुछ सेनापति, कुछ लोग जो हैं झारखंड के क्षेत्र होते हुए बंगाल के क्षेत्र में जाना शुरू कर देते हैं। तो अब ये असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, और होता ये है कि अभी तक जो राजधानी थी, राजधानी क्या था? चूटिया। तो चूटिया से राजधानी परिवर्तन होता है और ये बन जाता है खोखरा। ठीक है, ये किसने किया? ये किया भीमकर्ण ने। ये किया भीमकर्ण ने। चूटिया किसने बनाया था? ये बनाया था प्रताप राय ने। प्रताप राय ने। इसके पहले क्या था? इसके पहले था सुतियांबे। इसके पहले था सुतियांबे। ये किसने बनाया था? फनी मुकुट राय ने। फनी मुकुट राय ने। ओके, तो अब नई राजधानी खुकरा है। इसके बाद मैंने बताया था फेनुकरण राय के बारे में। फेनुकरण राय, तो इनके बारे में बस ये याद रखना है कि ये जो है खिलजी वंश के समकालीन थे, बस इनसे और कुछ पॉइंट नहीं बनता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था शिवदास कर्ण के बारे में, और शिवदास कर्ण के समय का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिवदास कर्ण, शिवदास कर्ण के समय का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये है कि ये तुगलक के समकालीन थे, और दूसरा पॉइंट ये है कि शिवदास कर्ण ने क्या किया था कि इन्होंने जो है हापा मुनि मंदिर, हापा मुनि मंदिर जो कि घाघरा में है, और ये कहाँ है? ये गुमला में है। ये गुमला में है। तो यहाँ पर हापा मुनि मंदिर की जो है निर्माण की गई थी।
ठीक है, ये मैंने बताया था। और इस मंदिर का जो जो स्टार्टिंग का जो क्रिया जो होता है, माफ कीजिएगा, जो क्रिया होता है, स्टार्टिंग का जो सेरेमनी होता है, ये किन के द्वारा किया गया था? ये किया गया था शिवनाथ देव। तो शिवनाथ देव जो कि एक मराठा ब्राह्मण है, जो कि एक मराठा ब्राह्मण है, तो मराठा ब्राह्मण सियानाथ देव के थ्रू इस मंदिर का जो है सेरेमनी, स्टार्टिंग सेरेमनी किया गया था, या फिर कह सकते हैं पूजा पाठ किया गया था। ओके, ये हापामुनि मंदिर घाघरा में है, गुमला में। इनके बाद मैंने आपको बताया था उदयकर्ण के बारे में, तो उदयकर्ण के बारे में कुछ खास पॉइंट नहीं है, बस यही याद रखना कि सैयद वंश के ये समकालीन थे। ओके, फिर यहाँ से जो है लोधी वंश का शासन स्टार्ट होता है भारत के क्षेत्र में, और उसी समय क्या होता है, उड़ीसा में गंगराज, जो कि इस क्षेत्र के अंतिम राजा होते हैं। तो गंगराज के जो सेनापति थे, इनका नाम था कपिलेंद्र। कपिलेंद्र अब ये क्या करता है, एक नए राजवंश की स्थापना करता है, इसका नाम होता है सूर्यवंश। तो ये जो है, ये क्या करता है कि झारखंड के क्षेत्र में भी अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है कुछ समय के लिए। ओके, तो गंगराज, कपिलेंद्र याद रखना है, गंगराज का जो मंत्री था कपिलेंद्र, ये दोनों का नाम याद रखना है। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इनके समय क्या होता है कि तमाड़ के जो राजा थे वो भी इनके विद्रोही हो गए थे, साथ ही साथ घटवार भी इनके विद्रोही हो गए थे प्रतापगढ़ के समय में। अब प्रतापगढ़ उस समय राजधानी क्या है? उस समय राजधानी है खुखरा। तो ये होता क्या है कि ये दोनों इस पर आक्रमण करते हैं, प्रतापगढ़ को यहाँ पर कैद कर लेते हैं, और फिर प्रतापगढ़ किसी तरह से जो है अ, राजा बागदेव राजा बागदेव से मदद मांगते हैं, जो कि खैरागढ़ के राजा होते हैं। तो इनके पास ये संदेश भिजवाते हैं मदद के लिए, और राजा बागदेव आता है और इनकी मदद करता है, इनको जो है पराजित करता है, और बदले में प्रतापगढ़ खुश होकर इनको जो है कर्णपुरा का जो क्षेत्र है ये इनको दे देता है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था छत्रकर्ण। तो छत्रकर्ण के समय का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इनके समय में कोराम्बे में वासुदेव की मूर्ति जो है स्थापित की गई थी, और इसी मूर्ति से आकर्षित होकर वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु जो है आकर्षित होकर इस क्षेत्र में आते हैं, पंचपरगनिया के क्षेत्र में ये रुकते हैं। ओके, ये था छत्रकर्ण के बारे में। फिर मैंने आपको बताया था वैरीसाल के बारे में। वैरीसाल जिनका ओरिजिनल नाम क्या था? भूपति राय। तो ये जो है, ये हुमायूं और शेरशाह के समकालीन है। शेरशाह जो कि शेर खान थे, जब उन्होंने हुमायूं को पराजित किया तो अपना नाम शेरशाह रख लेते हैं, शेरशाह सूरी, और उन्हीं से प्रेरित होकर, वो उनके एक तरह से कह सकते हैं कि समर्थक थे, उन्हीं से प्रेरित होकर भूपति राय अपना नाम चेंज करते हैं और वैरीसाल रखते हैं। इनके बाद मधुकर शाह ये राजा बनते हैं, और इनके समय जो है 1585 में अकबर के सेनापति के द्वारा यहाँ पर आक्रमण होता है मुगलों का। क्यों? दो रीजन मैंने बताया था कि इस क्षेत्र में हीरा पाया जाता है, और दूसरा मैंने बताया था कि जो मुगल के विद्रोही थे वो इसी क्षेत्र में रहते थे। तो इन्हीं कारणों से यहाँ पर आक्रमण किया जाता है, और अभी तक ये टैक्स नहीं देते थे, तो अब टैक्स देने की बात हो जाती है। ओके, इनका जो पुत्र है, इनका नाम क्या है? दुर्जन साल। तो दुर्जन साल जो है, ये जब शासक बनते हैं तो ये अकबर के समय ही शासक बनते हैं। ठीक है, अब जब ये बनते हैं तो उस समय अकबर है शासक, अकबर के बाद जहांगीर बनते हैं शासक, बादशाह जहांगीर बनते हैं, और इनके बनने से पहले ही दुर्जन साल क्या करता है कि टैक्स देना बंद कर देता है। तो जब ये टैक्स देना बंद कर देता है, तो जहांगीर जब बादशाह बनता है, तो बादशाह बनने के साथ इनके मन में ये आता है कि सबसे पहले तो इस क्षेत्र में आक्रमण किया जाएगा, क्योंकि ये टैक्स दे नहीं रहा है,
और वही रीज़न होता है। पहला रीज़न ये है कि इस क्षेत्र में हीरा पाया जाता है, मुगल के विद्रोही क्षेत्र में रहते हैं, और तीसरा रीज़न आ गया कि ये टैक्स नहीं देते हैं, तो आक्रमण करता है और फिर यहाँ पर जो है इब्राहिम खां इनको जो है कैद कर लेता है, ग्वालियर के जिले में 12 साल तक रखता है। ओके, ग्वालियर के जेल में, ग्वालियर के जेल में जो है 12 वर्ष तक दुर्जन साल को कैद करके रखता है। 1615 में इसको कैद किया जाता है और ये रिहा कब होता है? रिहा होता है ये 1627 में। ओके, तो 1627 में ये रिहा होता है और उसके बाद क्या होता है कि जब ये दुर्जन साल वापस आता है तो यहाँ पर अभी तक राजधानी क्या था? अभी तक राजधानी था खुखरा। ठीक है, अब क्या है कि मुगलों का कंट्रोल इस क्षेत्र में बढ़ जाता है और ये असुरक्षित महसूस करता है और फाइनली ये जो है अपनी राजधानी परिवर्तित करता है और खोखरा से कहाँ ले जाता है? दोईसा, गुमला में, और यहाँ पर एक नए किले का निर्माण करता है और उस किले का नाम क्या है? नवरत्नगढ़। नवरत्नगढ़। मैंने बताया था कि ये कितना सेफ था, इसके चारों ओर खाई बनाया गया था, उसमें पानी था और ये 5 मंजिला था। ये जो है 5 मंजिला था, लेकिन काफ़ी बार इसमें आक्रमण होता है और अभी ये 3 मंजिला देखने को मिलता है। नवरत्नगढ़ का किला कहाँ पर है? दोईसा में। ओके, ये हो गया दुर्जन साल के बारे में। इसके बाद मैंने आपको बताया था रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह, रघुनाथ शाह जो है नागवंशियों में जो स्वर्ण काल है वो रघुनाथ शाह का ही माना जाता है। रघुनाथ शाह का जो कार्यकाल था वो स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। इन्होंने बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे कि मदन मोहन मंदिर हो गया, फिर सीताराम मंदिर हो गया, तो बहुत सारे मंदिरों का इनके थ्रू निर्माण करवाया गया है। और रघुनाथ शाह के समय ही नागवंश के क्षेत्र में मेदिनी राय, मेदिनी राय का आक्रमण होता है। मेदिनी राय का आक्रमण होता है। मेदिनी राय इस क्षेत्र में आक्रमण करता है और खुखरा नहीं, अब तो दोईसा हो गया ना। दोईसा में जो नवरत्नगढ़ का किला है, नवरत्नगढ़ का जो किला है, तो इसमें जो किला है इसमें एक नागपुर दरवाजा होता था, काफी सुंदर इसे बनाया गया था। तो इस दरवाजा को उठाकर मेदिनी राय ले जाता है पलामू में और वहां पर जो नया किला था उस पर वो लगा देता है। ओके, मेदिनी राय। जिस तरह से रघुनाथ शाह को नागवंशियों में स्वर्णकाल, रघुनाथ शाह के कार्यकाल को स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है, उसी तरह से मेदिनी राय का जो कार्यकाल है पलामू के क्षेत्र में स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है। ओके, तो ये रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह के बाद फिर आते हैं राम शाह। राम शाह, राम शाह जो हैं, तो राम शाह के 10 लड़के थे, उसमें से जो सबसे बड़ा था, सबसे जो बड़ा था, सबसे बड़ा, उनका नाम क्या था? उनका नाम था यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह। और जो चौथे बेटे थे उनका नाम था एनी शाह। एनी शाह, जिनको एनी, एनी नाथ सहदेव के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने ही रांची में, रांची में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की थी। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की थी। ओके, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे यदुनाथ शाह के बारे में। तो यदुनाथ शाह के समय होता क्या है? यदुनाथ शाह, यदुनाथ शाह के समय जो है झारखंड के आसपास का जो क्षेत्र है, झारखंड का जो आसपास का क्षेत्र है, तो आसपास के क्षेत्र में मराठों का आक्रमण स्टार्ट हो जाता है, लेकिन झारखंड के क्षेत्र में नहीं होता है। ओके, यदुनाथ शाह भी क्या करता है कि टैक्स देना बंद करता है, लेकिन फिर इस पर जो है आक्रमण किया जाता है। सर बुलंद खां उस समय बिहार बंगाल के जो है सूबेदार थे बिहार के, तो ये क्षेत्र में आक्रमण करता है और फिर यदुनाथ शाह जो है अ, अधीनता स्वीकार करके फिर 1 लाख पर एनम टैक्स देने की जो है सहमति पे आ जाता है। अच्छा, इसके पहले मैंने नहीं बताया, दुर्जन साल जो है 6,000 रुपए प्रति वर्ष टैक्स देने के बाद पर रिहा होता है। ओके, और ये जो है 1 लाख। और उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे शिवनाथ शाह के बारे में। तो शिवनाथ शाह के समय, शिवनाथ शाह जो है, शिवनाथ शाह ये अलीवर्दी खां के समकालीन थे। अलीवर्दी खां उस समय बंगाल के जो है
उस समय जो थे, नहीं बंगाल नहीं, अभी नहीं, शिवनाथ शाह जो है ये अलीवर्दी के समकालीन नहीं थे। शिवनाथ शाह जो थे इन्होंने भी टैक्स देना बंद किया, इन्होंने भी टैक्स देना बंद किया। तो उस समय बिहार के जो सूबेदार थे, फकरू दौला नाम था, तो उन्होंने आक्रमण किया और फिर ये जो है उस समय जो मुगल शासक थे मोहम्मद शाह, उनको टैक्स देने पर जो है ये राजी होता है और 12,000 पर ये अमाउंट आ जाता है। ओके, शिवनाथ शाह। फिर मैंने बताया था उदयनाथ शाह, उदयनाथ शाह। तो उदयनाथ शाह में क्या है कि इसी समय जो है अलीवर्दी खां जो है ये बिहार बंगाल का सूबेदार था और इनको जो है, जो रामगढ़ के शासक थे विष्णु सिंह और जो टेकारी के जमींदार थे सुंदर सिंह, तो ये इनको टैक्स देते थे और ये देते थे अलीवर्दी खां को टैक्स। ठीक है, उदयनाथ शाह, बस यही याद रखना है कि उदयनाथ शाह जो है ये अलीवर्दी खां के समकालीन थे, अलीवर्दी खां जो कि उस समय बिहार के सूबेदार थे। फिर आता है श्याम सुंदर शाह के बारे में। श्याम सुंदर शाह, तो श्याम सुंदर शाह के बारे में ये याद रखना है कि इनके समय में मराठों का आक्रमण स्टार्ट हो जाता है, मराठों का आक्रमण स्टार्ट हो जाता है। ओके, मराठों का आक्रमण स्टार्ट हो जाता है। यदुनाथ शाह में क्या हुआ था कि मराठों का आक्रमण हो रहा था लेकिन झारखंड के बाहर बाहर, झारखंड में आक्रमण नहीं हुआ था, लेकिन इनके समय मराठों का आक्रमण स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय जो बंगाल के शासक थे, मतलब बंगाल के जो नवाब थे, सूबेदार पहले थे बाद में नवाब बने, तो इस क्षेत्र में इस नवाब के काफी दुश्मन थे और इन्होंने क्या किया कि उस समय मराठा के रघु जी को इन्होंने क्या किया, आमंत्रित किया। इनके दुश्मन अलीवर्दी खां के दुश्मन जो हैं इनको आमंत्रित करते हैं कि आप इस क्षेत्र में आइए, बहुत सारे सहयोग किए जाते हैं इनको। तो ये तो नहीं आते हैं लेकिन ये भेजते हैं किसको, भास्कर राव पंडित को। और भास्कर राव पंडित जो है, भास्कर राव पंडित ये जो है आते हैं, ये झारखंड के क्षेत्र से होते हुए आते हैं। तो जब झारखंड के क्षेत्र से होते हुए आते हैं तो इस क्षेत्र में आक्रमण भी होता है, इसीलिए श्याम सुंदर शाह के समय मराठों का आक्रमण स्टार्ट हो जाता है। तो आते हैं लेकिन अलीवर्दी खां इसको पराजित करता है, ये वापस चला जाता है। फिर रघुवंशी भोसले जो है ये खुद इस क्षेत्र में आते हैं। जब अलीवर्दी खां को ये पता चलता है, क्योंकि ये थोड़ा पावरफुल है, तो अलीवर्दी खां क्या करता है कि जो उसमें मुगल शासक थे तो उनसे जो है इनकी शिकायत करता है मोहम्मद शाह से। ओके, और फिर इनके जो दुश्मन है पेशवा बालाजी राव, पेशवा बालाजी राव इनसे भी शिकायत करते हैं और एक तरह से इनको आमंत्रित करते हैं। तो होता ये है कि झारखंड के क्षेत्र से होते हुए बंगाल में बालाजी पेशवा बालाजी राव आते हैं, राजमहल के क्षेत्र से होते हुए ही आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर रघुजी भोसले जो है आक्रमण उसने किया था और उसी पर आक्रमण करने के लिए पेशवा बालाजी राव आते हैं। तो जब ये पहुंचते हैं उसके पहले ही रघुजी मानभूम के क्षेत्र होते हुए ये चला जाता है। ओके, तो फिर बाद में इन दोनों में संधि होती है कि रघुजी जो है बिहार बंगाल के क्षेत्र, उड़ीसा के क्षेत्र को देखेगा और ये मराठा और बाकी के क्षेत्र को देखेगा। ओके, ये संधि हो जाती है। तो बस यही था किस तरह से मराठों का आक्रमण होता है। और मराठों के बार बार आक्रमण से होता ये है कि झारखंड के क्षेत्र में मुगलों का आधिपत्य जो है वो समाप्त हो जाता है। तो यही था नागवंश। एक बार मैं फिर से कैपिटल आपको बता देता हूं। कैपिटल सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था सुतियांबे। देखिए ये जस्ट रिवीजन के लिए था ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। कल से जो है नया राजवंश हम लोग स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने क्लास देख रखा है तो ये उनके लिए था। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो इसमें देखिए मैंने लगभग 7 तो नहीं, लगभग 5 से 6 क्लास मैंने लिए हैं। ओके, इस राजवंश को बताने में, और 5 से 6 क्लास को मैंने सिर्फ एक क्लास में खत्म कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितना बताया कितना नहीं बताया। ये जस्ट रिवीजन के लिए, आपने नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लीजिए फिर आगे बढ़िएगा। अभी क्या है कि देखिए नागवंश मैंने पढ़ाया है तो ऐसा नहीं कि अब नागवंश का जिक्र नहीं होगा, बार बार होगा। जब हम मेडिवल फिर से पढ़ेंगे, जब हम लोग दूसरे राजवंश के बारे में पढ़ेंगे तो बार बार नागवंश का जिक्र होगा। इसी तरह से सभी कोरिलेट करके पढ़ाए जाएंगे। ओके, तो सुतियांबे जो है यहाँ पर, सुतियांबे इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था फनी मुकुट राय ने। फनी मुकुट राय ने इसे बनाया था। ओके, उसके बाद सुतियांबे से ट्रांसफर होके ये कहाँ जाता है? चुटिया।
चुटिया कौन बनाता है? ये बनाता है प्रताप राय, प्रताप राय। ओके, उसके बाद खुखरा, तो खुखरा ये कौन बनाता है? खुखरा बनाता है भीमकर्ण, भीमकर्ण। खुखरा के बाद दोयसा, दोयसा या फिर डोयसा भी लिखा रहता है, ये कौन बनाता है? ये बनाता है दुर्जन साल, दुर्जन साल। ओके, इसके बाद पालकोट। अच्छा, बीच में मैंने नहीं बताया था ना यदुनाथ शाह के समय का, पालकोट। तो पालकोट जो है ये यदुनाथ शाह, यदुनाथ शाह बनाता है। यदुनाथ शाह वही जो राम शाह के बड़े बेटे थे और राम शाह के चौथे बेटे एडीनाथ शाहदेव, जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की है रांची में। तो ये पालकोट बनाता है। ओके, उसके बाद देखिए रीजन क्या था, क्योंकि जब इन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया तो सरबुलंद खां जो है ये आक्रमण करता है, ये 1 लाख पर राजी होता है, फिर इसके बाद अपनी राजधानी परिवर्तित कर लेता है पालकोट पे। उसके बाद पालकोट के बाद आपको याद रखना है, पालकोट भौरों भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, हालांकि ये ज्यादा बुक में आपको नहीं मिलेगा, पालकोट भौरों। तो ये जो है ये जगन्नाथ शाह, जगन्नाथ शाह ने इसे बनाया था। और सबसे लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट जो है ये रातूगढ़, अभी भी ये मौजूद है। अगर आप रांची में रहते हैं तो रांची से लगभग 30 किलोमीटर दूर है रातू, वहीं पर ये रातूगढ़ किला है, अभी भी उसी कंडीशन में है, लगेगा बिल्कुल नया। और हर साल ये पेंट होता है और यहाँ पर दुर्गा पूजा जो है काफी धूमधाम से मनाया भी जाता है। साल में एक बार आम लोगों के लिए ये जो गढ़ है, ये किला जो है ये खोला भी जाता है देखने के लिए। तो रातूगढ़ इसको बनाया था उदयनाथ, उदयनाथ शाह ने। ओके, तो ये 7 जो है राजधानियां, वैसे तो 6 हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन देखने में क्या हर्ज है। तो ये 7 राजधानियों को आप याद कर लीजिएगा, और ये सब जिक्र जो है अब होता रहेगा जितनी चीज़ों को मैंने बताया है। तो रिवीजन था, मुझे उम्मीद है इससे आपको फायदा हुआ होगा इस रिवीजन से। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगले राजवंश के बारे में, झारखंड के जो क्षेत्रीय राजवंश हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।